अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सब सोच रहे होंगे कि ओ माय गॉड ये कौन आ गया है हमें बायोलॉजी पढ़ाने। डोंट वरी गाइस, इट्स योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, बट योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर इज़ अ बिट बिजी एंड ही कुडंट बी अवेलेबल ड्यू टू सम रीजंस, बट डोंट वरी गाइस, आई हैव गॉट यू कवर्ड। और आज हमने जो अपना बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ना है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो बिफोर गेटिंग एंड डाइविंग इनटू द टॉपिक, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम ये सपोर्ट एंड मूवमेंट क्यों पढ़ रहे हैं और ये होता क्या है, सब करता क्या है, हमें चाहिए क्यों, बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट क्यों चाहिए। उसे सपोर्ट चाहिए टू ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को होल्ड कर सके, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हों उनके अगेंस्ट बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। अब ये सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, और बॉडी को मूव कराने के लिए भी हमें चाहिए सपोर्ट। अब ये दोनों चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा स्केलेटन। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने जो पढ़ना है वो हमारा स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन। अब स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्केलेटन बना किन चीज़ों से है, बोन्स से, कार्टिलेजेस से, जॉइंट से, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट से। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम बोन्स पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, बोन्स के सेल्स पढ़ेंगे, कार्टिलेजेस पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स, जॉइंट्स की टाइप्स, और इसी तरह मसल्स की भी टाइप्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू अ टॉपिक। सबसे पहले हम स्केलेटन का एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसी तरह ना 3 तरह के स्केलेटन होते हैं हमारी बॉडी में, नहीं इन जनरल। स्केलेटन जो हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है, स्केलेटन पढ़ने जा रहे हैं हम। एक होता है एक्सोस्केलेटन, डोंट वरी, मैं इन अ बिट आई जस्ट एक्सप्लेन दीज टर्म्स टू यू। फिर होता है एंडोस्केलेटन, एंड देन वी हैव आवर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये तीनों क्या हैं। अब एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन की टाइप है जो कि मसल्स के और आउटसाइड हो, यानी ह्यूमंस में, क्या आपकी बॉडी में आपकी जो बोन्स हैं, कार्टिलेजेस वगैरह हैं, क्या ये मसल्स के बाहर हैं या मसल्स के अंदर हैं। ऑब्वियसली पहले मसल्स आते हैं और उसके अंदर हमारी बोन होती है, तो क्या ये एक्सोस्केलेटन हुआ, नहीं, ये एक्सो नहीं, ये एंडोस्केलेटन हुआ। तो हमारी बॉडी में और ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे, वो उनमें एंडोस्केलेटन होता है। तो एक्सोस्केलेटन क्या हुआ, एक्सोस्केलेटन वो होता है जो बॉडी के स्किन के और मसल्स के बाहर होता है, उसको उस एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और मोस्टली ये आर्थ्रोपोड्स में, जैसे स्नेल्स के बाहर शेल होती है ना, उसमें होता है। और तीसरी टाइप होती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये बेसिकली ना लोअर एनिमल्स में होती है। अब हम ना इनका एक डिफ्रेंशिएशन टेबल देख लेते हैं तीनों टाइप्स का, ताकि आपको ना थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये देखो, एक्सोस्केलेटन, एंडो और हाइड्रोस्टैटिक। एक्सोस्केलेटन कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। अब आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं बॉडी की डेरिवेशन के लिए, एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो किस लेयर से आता है, एक्टोडर्मल सेल से आता है, और एंडोस्केलेटन आता है मीजोडर्म से। इफ़ यू गाइज़ रिमेंबर या इफ़ यू गाइज़ नो कि तीनों लेयर से क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो हमारा एंडोडर्म होता है उससे बनता है, एंडोडर्म से लाइनिंग ऑफ GIT, गट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब बनते हैं। और एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर होती है उससे स्किन, हेयर, नेल्स और CNS डेवलप होता है। और एंडोस्केलेटन जो है, यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल्स, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स सब आ जाती हैं, वो आता है मीजोडर्म से। तो एंडोस्केलेटन हमारा डिराइव हुआ मीजोडर्म से। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से या सीलोम से, ठीक है, यहाँ पे सीलोम इज़ मिसिंग। और नेचर क्या है, एक्सोस्केलेटन इज़ नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग नहीं होता। जो बाहर स्नेल्स के शेल होती है, क्या वो लिविंग होती है, नहीं। एंडो इज़ लिविंग और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी नॉन लिविंग है। फंक्शंस प्रेजेंट एक्सटर्नल टू स्किन एंड मसल्स, इनकी लोकेशन, और ये इंटरनल टू स्किन एंड मसल्स। और ये जो है स्केलेटन हमारा हाइड्रोस्टैटिक, इट इज़ प्रेजेंट बेसिकली इन दी सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये इनके फंक्शंस नहीं, इनकी लोकेशन थी, ठीक है।
उसके बाद कॉम्पोजिशन कंपोनेंट्स में आ जाएंगे हमारे पास। एक्सोस्केलेटन रिस्ट्रिक्ट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सो ने जो है मूवमेंट और ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना है, जबकि एंडो जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है ग्रोथ और मूवमेंट को। इसी तरह जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रेशर ऑन लिक्विड, मेंटेनिंग अपराइट पोस्चर ये कराता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ना बेसिकली ये नाइडेरियंस और एनिलिड्स में होता है, जिसमें हमारी अर्थवॉर्म्स और लीच वगैरह आ जाती हैं। इनकी मूवमेंट्स जो होती हैं ना वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कराता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे। एग्जांपल्स आप याद कर लें, ये आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोवर्टेब्रेट्स में होता है, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन नाइडेरियंस एंड एनिलिड्स में होता है, ठीक है, जिसमें अर्थवॉर्म्स और लीच। इसकी एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स जैसे आप स्नेल्स कर लो, वर्टिब्रेज ह्यूमंस। ओके, सो मूविंग बैक टूवर्ड द लेक्चर, ये हमने टाइप्स पढ़ ली। अब जो स्केलेटन है उसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं कि होते क्या हैं। फंक्शंस में स्केलेटन करता क्या क्या है। बेसिक बातें हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हमने अभी कहा। मूवमेंट कराता है, प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन। और फिर हमारे पास मूवमेंट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज़ मिनरल स्टोरेज। कौन से आयंस स्टोर होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरेज कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस होते हैं जो स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ, ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी यहीं पर यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ओके, ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर बोन्स, ठीक है। हमने स्केलेटन पढ़ा, स्केलेटन का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम बोन्स पढ़ते हैं। बोन्स की हमने पढ़नी है टाइप्स, और बोन कैसे बनती है, बोन बनी किन चीज़ों से है। सबसे पहले तो उसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है, बोन की कॉम्पोजिशन। Okay, let's just change our color for a bit. Bone, ठीक है, इसकी हम देखने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है, किस चीज़ से बनी है एक इंडिविजुअल बोन। ओके, बोन्स बनती हैं बोनी टिश्यू से, देन कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होता है इनकी फॉर्मेशन में, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, देन वी हैव ब्लड वेसल्स होती हैं इन्वॉल्व, और फिर नर्व टिश्यू। ऑब्वियसली जहाँ न्यूरॉन्स नहीं होंगे वो उसके बगैर काम कोई कुछ कर सकता है नहीं। अच्छा, बोन की कॉम्पोजिशन अब हम देखते हैं कि बोन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं ना आपको, आई होप मेरी डायग्राम अच्छी हो। एक बोन की ना मैं डायग्राम बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे लेट्स से दिस इज़ आवर बोन, ठीक है। उप्स, थोड़ा सा ख़राब हो गया। दिस इज़ आवर बोन। ओह गॉड, सच अ फनी बोन। डोंट वरी गाइज, कैट में आपसे बोन नहीं बनवाने लगे, वो आपकी हिस्टो डायग्राम नहीं है ये। ओके, बोन में अब ये देखो क्या क्या इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट्स। ये वाला जो एंड्स होते हैं ना, टर्मिनल पार्ट्स, इनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। ये होता है प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, यानी ये जो कोने एंड्स होते हैं ना। और दूसरा हुआ डिस्टल, ऑब्वियसली एक अगर प्रॉक्सिमल है तो दूसरा डिस्टल एपीफाइसिस, ठीक है। अब ये दरमियान में जो शैफ्ट वाला रीजन है इसको क्या कहेंगे? ये वाला रीजन इसको कहते हैं जी डायाफाइसिस, ठीक है। ये शैफ्ट कहलाती है, इसको शैफ्ट भी कह सकते हैं, मिडल पार्ट होता है ये, ठीक है। और इसी से लेंथ पता चलती है बोन की। अब इसमें मोस्टली क्या होता है, शैफ्ट के अंदर या डायाफाइसिस में हम बताते हैं कि ये इट इज़ बेसिकली फिल्ड विद येलो बोन मैरो, ठीक है। दो तरह की बोन मैरोज होती हैं, येलो और रेड। यहाँ पे होती है आपकी येलो बोन मैरो, ठीक है।
और फिर ये जो एपीफाइसिस है यहाँ पे मोस्टली होती है स्पॉन्जी बोन, ठीक है, दो स्पॉन्जी बोन, और स्पॉन्जी बोन में ही हमारा रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। अब मैं ना आपको इसकी कुछ ना स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती हूँ कि ये जो सबसे आउटर कवरिंग होती है ना बोन की, जो बोन की शेल होती है, बेसिकली कह लो जो बाहर का वाइटिश सा पार्ट होता है ना बोन का, उसको हम कहते हैं, जो बाहर वाला पार्ट है वो होता है पेरियोस्टियम। लेट से ये बोन है, ये उसके बाहर की वाइट वाला पार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। और ये जो अंदर का पार्ट होता है ना, जब आपकी वो आप कहो हड्डी रिमूव की आपने, अंदर जो बोन किया है वो क्या है, उसको कहते हैं एंडोस्टियम, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को एंडोस्टियम। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू जो अंदर इनर रीजन, यहाँ पे जो भी अंदर होगा बोन के, उसको कलेक्टिवली हम एंडोस्टियम कहते हैं। अब बोन के ना कुछ सेल्स होते हैं, बोन के डिफरेंट, वैसे इसका जो ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं बोन के सेल्स को, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को, लेकिन इसके कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, और इनकी ना फॉर्मेशन भी एक सीक्वेंस में होती है। ये सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनसे सब सेल्स ने बेसिकली बनना है। फिर आएंगे ऑस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट्स। Then we have our osteocytes, and then finally the famous osteoclasts, ठीक है। इनका सीक्वेंस क्या है कि ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बने, सबसे पहले ये आए, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट बने। ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होते हैं तो वो बनते हैं ऑस्टियोसाइट्स, एंड ऑस्टियोसाइट्स फिर बाद में जब डीजेनरेटिव सेल्स आ जाते हैं वो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है। अब इन सेल्स की ना इंडिविजुअल मैं आपको कुछ बताती हूँ कि जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं बेसिकली ये तो होते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है, ये आपके स्टेम सेल्स हुए, इनसे सारे सेल्स बनते हैं। उसके बाद ये डिफरेंशिएट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये एमसीक्यू पॉइंट है जो आता होता है, ठीक है, और ये बोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं की वजह से ग्रोथ होती है बोन की, सिक्रीट करते हैं कोलेजन को। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स जो हैं बोन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, बोन मेंटेनिंग सेल्स कह सकते हैं हम इनको, बोन मेंटेनिंग, यानी भाई अब बोन बन गई है, अब उसको मेंटेन कौन करके रखेगा, उसके जो कैल्शियम के लेवल्स हैं, मिनरल्स के लेवल्स हैं, उन्हें कौन रेगुलेट करेगा, ऑस्टियोसाइट्स करेंगे। और फाइनली जहाँ हमने ग्रोथ ख़त्म करानी होती है या इंजर्ड बोन है, किसी भी साइट पे इंजरी होगी या ओल्ड बोन है, उसको डिमोलिश करना है, वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन रिजॉल्विंग या रिजॉर्प्शन सेल्स जो होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, रिजॉल्विंग सेल्स, ठीक है, यानी बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कह लो आप, बेसिकली इजी वर्ड्स में अगर हम कहें, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है। ये टाइप्स हमने पढ़ ली बोन की। अब ना मैं आपको ज़रा कॉम्पैक्ट बोन की एक डायग्राम दिखाती हूँ, जिसके थ्रू आपको ना पहले तो बोन की एक डायग्राम हम देखते हैं। ये देखो, ये जो है यहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस है, ठीक है, ये डिस्टल एपीफाइसिस है, और दरमियान में एपीफाइसिस होता है। और इसी तरह ये देखो अंदर वाली जो चीज़ है ना, अंदर जो भी है वो एंडोस्टियम है, और बाहर ये जो ये वाला पार्ट है बोन की, इसको जब हम तोड़ें, लेट से बोन की बाहर से हड्डी को तोड़ दें, अंदर जो होता है वो एंडोस्टियम होता है, और उस हड्डी को हम कहते हैं पेरियोस्टियम। जो बाहर की कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है ना आउटर मोस्ट, वो पेरियोस्टियम होती है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन होती हैं, दो तरह की बोन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, दो टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। अब जो लेट्स मूव बैक, जो
लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ बोन में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बोनी टिश्यूज़ है ना वो बने हुए हैं कॉम्पैक्ट बोन, बोनी टिश्यूज़ वो बनते हैं हमारे पास कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन से मिलके, ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। अब ये जो कॉम्पैक्ट बोन है भाई, ये क्या बला है। कॉम्पैक्ट बोन आपकी कुछ भी नहीं है, ये जो हार्ड पार्ट होता है ना बोन का, वाइट जो सराउंड करता है सारी बोन्स को, उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। अब कॉम्पैक्ट बोन का ना एक फंडामेंटल सिस्टम या यूनिट होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोन। जिस तरह हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का ना एक फंडामेंटल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे बोन्स का क्या होता है, बोन्स का होता है ऑस्टियोसाइट्स, जो सेल्स होते हैं। इसी तरह उसमें कॉम्पैक्ट बोन का आगे क्या होता है, ऑस्टियोन्स, या इनको हार्वेजियन कैनाल्स या सिस्टम कहते हैं, बेसिकली हार्वेजियन सिस्टम, ठीक है। ये इससे बना हुआ होता है। और ये कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ये डेंस होती है। और स्पॉन्जी बोन जो है हमारी, उसमें ट्रेबिकुलाई होते हैं, ट्रेबिकुलाई एंड कैंसिलस होती है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको ना हार्वेजियन सिस्टम की एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये देखो कॉम्पैक्ट बोन, अब क्या है ये देखो, ये एक पूरा का पूरा जो, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, हम ब्लू से कर लेते हैं आई गेस, हाँ ब्लू वुड बी वर्ड। ये देखो ये जो है ना, ये पूरा एक जो सर्कल है इसको ऑस्टियोन कह रहे हैं, हार्वेजियन सिस्टम। यानी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये ढेर सारे ऑस्टियोन्स होते हैं। अब इन ऑस्टियोन्स के अंदर कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। जैसे ये एक ऑस्टियोन है, लेट से ये ऑस्टियोन है, उसके अंदर ये डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये इनको कहते हैं लेमेला, ठीक है। ये देखो इंटरस्टिशियल लेमेला इनको कह रहे हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं लेमेला, ठीक है। ऑस्टियोन के अंदर जो लेयर्स हैं वो लेमेला हैं, और दरमियान में एक सेंट्रल कैनाल है, उस सेंट्रल कैनाल को हम कहते हैं हैवर्जियन कैनाल, ठीक है। इसको कहते हैं हैवर्जियन कैनाल। और इसी तरह यहाँ पे एक और कैनाल होती है परफोरेटिंग कैनाल। ये देखो परफोरेटिंग या वॉकमेंस कैनाल, यानी कि ये जो है बोन के अंदर है, और जो परफोरेटिंग कैनाल है ना ये बोन के साइड बाहर जो आउटर लेयर है ना वहाँ पे होती है। और इन दोनों को ना, यानी कि ये जो ऑस्टियोन की हैवर्जियन कैनाल है और बाहर जो परफोरेटिंग कैनाल है, इसका काम बेसिकली ये है कि अब बोन के अंदर आने ब्लड वेसल्स ने वो किस तरह पेनिट्रेट करेंगी, वो इस परफोरेटिंग कैनाल के थ्रू पेनिट्रेट करेंगी बोन को, और अंदर जाएंगी हैवर्जियन सिस्टम के, हैवर्जियन कैनाल का पार्ट बनेंगी, और फिर इस तरह बोन को ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो ये काम होता है परफोरेटिंग कैनाल का और हैवर्जियन कैनाल का। और इसी तरह ये जो पूरे के पूरे ऑस्टियोन हैं, इनके दरमियान में ये वाला जो रीजन है, लेट्स चेंज द कलर, कि ये है ना ऑस्टियोन हमारा, ये वाला ऑस्टियोन, ये ऑस्टियोन, इनके दरमियान में ये वाला जो इंटर लेमेला, यानी ये लेयर्स लेमेला थी, इनके दरमियान में जो लेयर्स है ना, इनके ऊपर ओस्टियोसाइट्स पड़े हुए होते हैं यहाँ पे, और इसको कहते हैं लेक्यूना। क्या कहते हैं, लेक्यूना। ये लिखा भी हुआ है, लेक्यूना के अंदर जो ये सेल्स हैं ना ये ओस्टियोसाइट्स हैं। तो यहाँ पे ओस्टियोसाइट्स पड़े होते हैं और ये लेक्यूना होते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन का ना एक स्ट्रक्चर है। इसमें बस आपने ये याद रखना है कि कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ओस्टियोन। ओस्टियोन बनाए कंसेंट्रिक लेयर से, जिनको हम कहते हैं लेमेला। और लेमेला के दरमियान जो लेमेला होते हैं ना उनके दरमियान में होते हैं लेक्यूनाई, और लेक्यूनाई के अंदर होते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट अपनी स्पॉन्जी बोन पे। स्पॉन्जी बोन जो है वो, स्पॉन्जी बोन के बारे में है जो इम्पॉर्टेंट बात कि वो ट्रेबिकुलाई से बनी हुई होती हैं, और उसमें जो हैं ओस्टियोसाइट्स इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स आर प्लेस्ड इरेगुलरली, ठीक है।
उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि स्पॉन्जी बोन हो गया, हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए और बोन की कॉम्पोजिशन हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज़ हम ये सारी मैं आपको एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ बोन को लेके, कि जो बोन्स हैं उसमें 30% मैट्रिक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है और बाकी जो 70% है वो इनऑर्गेनिक, यानी कि कॉम्पोजिशन में वी कैन से बोन मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलके बनी है बोन मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। अब उसमें 30% इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल and the remaining 70% is inorganic material। ठीक हो गई बात। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में सॉल्ट्स वगैरह आ गए और ऑर्गेनिक मटेरियल में कोलेजन फाइबर्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इधर जो सॉल्ट्स होते हैं वो, ठीक है। ये बोन की कॉम्पोजिशन हुई। अब यहाँ पे एंड नेक्स्ट हमने पढ़ना था, हमने कर लिया अपना बोन कंप्लीट। बोन में हमने बोन की टाइप्स देख ली, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, प्रॉक्सिमल और एपिफाइसिस, डायाफाइसिस। और डेवलपमेंट ऑफ बोन के बारे में एक बात जो रह गई, डेवलपमेंट में ये बस, वैसे आई डोंट थिंक सो इट्स रियली दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी वी शुडंट लीव एनीथिंग फॉर यू गाइस। डेवलपमेंट के बारे में, बोन की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब वो किस तरह होती है कि शुरू में ना, जैसे मैंने कहा कॉम्पोजिशन में हमने शुरू में पढ़ा था कि कार्टिलेज। अब आपने सोचा होगा, जिस बच्चे के दिमाग में आया कि बोन्स कार्टिलेज से कैसे बन, बोन की कॉम्पोजिशन में कार्टिलेज कैसे आ गया। ये इस तरह आ गया कि शुरू में बोन नहीं होती है, शुरू में कार्टिलेज और कार्टिलेज के सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स आते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं और बाद में उनको रिप्लेस किया जाता है। यानी ओस्टियोक्लास्ट हमने पढ़ा था ना, बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं, रिजॉर्प्शन सेल्स हैं, वो आते हैं, उन कॉन्ड्रोसाइट्स को इन्वेड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसके बाद उनको रिप्लेस किया जाता है ऑस्टियोब्लास्ट से। यानी कि शुरू में हमारे पास कार्टिलेज थी, कार्टिलेज, उसके बाद इवेंचुअली ऑस्टियोक्लास्ट्स आए, उन्होंने कार्टिलेज को क्या किया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, यानी डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। और फिर उसको रिप्लेस किया किसने, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट्स ने, यानी उन्होंने फिर बोन की डेपोजिशन और मैट्रिक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स, ठीक है, बोन मैट्रिक्स। तो यानी ये आपने बस याद रखना है कि शुरू में कार्टिलेज होता है और उसको डिज़ोल्व, फिर बाद में ऑस्टियोक्लास्ट्स आते हैं जो उसको डिज़ोल्व करते हैं और फिर वहाँ पे उनको रिप्लेस कर देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कार्टिलेज, ठीक है। हमने बोन पढ़ लिया, बोन हो गया, नेक्स्ट इज़ कार्टिलेज और कार्टिलेज की टाइप्स देखेंगे। अब जिस तरह बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर था, कार्टिलेज इन कंपैरिजन टू बोन वी ऑल डू नो इज़ सो मच सॉफ्टर, बट इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स से बना हुआ होता है कार्टिलेज और ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर देन आवर बोन। उसके बाद बोन में हमारे पास होता है, ये हम वैसे डिफ्रेंशिएशन में देखेंगे कि बोन इज़ मेड अप ऑफ टाइप 1 कोलेजन एंड कार्टिलेजेस आर मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि इनको अब न्यूट्रिशन कौन देगा, ब्लड ही नहीं है जब, तो कौन इनके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके आएगा, तो वो होता है थ्रू डिफ्यूजन, और जिसकी वजह से अगर कार्टिलेजेस में कोई भी इंजरी हो जाए तो वहाँ पे बहुत स्लो हीलिंग होती है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस देखते हैं, टाइप्स।
देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. सबसे पहले देयर इज़ द फेमस हाइलीन कार्टिलेज. हाइलीन cartilage. Then we have our elastic cartilage. और तीसरी टाइप है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज. ठीक हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज. अब जो इलास्टिक हाइलीन कार्टिलेज है, सबसे जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है कार्टिलेज की, वो होती है हमारी हाइलीन कार्टिलेज. तो क्या बात याद रखनी है, सबसे अबंडेंट, ये MCQ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. सबसे अबंडेंट जो है, अबंडेंट टाइप, वो है हाइलीन. सबसे ज़्यादा बॉडी में जो होती है, और मोस्टली कहाँ पर होती है, मूवेबल जॉइंट्स जहाँ होते हैं ना, मूवेबल जॉइंट्स, वहाँ प्रेजेंट होती है. ठीक है. और इसकी एग्जाम्पल्स, ये जो ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट, एंड देन एग्जाम्पल्स वो पूछ सकते हैं और दे सकते हैं, और जिसमें पूछते हैं कौन सी टाइप है, या हाइलीन कार्टिलेज का क्वेश्चन देंगे और कहेंगे, इन ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से हाइलीन कार्टिलेज कौन सी है. तो सबसे पहले जो एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स होती हैं, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है. जैसे ये 2 बोन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आर ह्यूमरस और नीचे टिबिया, रेडियस एंड अल्ना. इनके एंड्स पे ये जो आर्टिकुलेट करते हैं, लेट्स से ऐसे आर्टिकुलेट करें, यहाँ पे ये वाली जगह पे, यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपकी हाइलीन कार्टिलेज. ठीक है, इनको कवर करेगी. उसके बाद हम देखते हैं, एक तो हमने कहा एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, और कहाँ होती है, लैरिंग्स में, नोज़ में और ट्रेकिया में. आप देख रहे होगे आप सब की मोस्टली ना रेस्पिरेटरी, और यहाँ पे जो लेरिंग्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में, और लेरिंग्स, नोज़ एंड ट्रेकिया वहाँ पे है. उसके बाद हाइलीन हो गया. इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज जो है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. तो अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स किस में हैं, वो होते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में. और ये कहाँ पे फाउंड है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट पार्ट विच एक्सटर्नल पिन्ना में होती है, एक्सटर्नल पिन्ना, ठीक है, और एपिग्लॉटिस में, एंड एपिग्लॉटिस. ये आपने एग्जाम्पल्स याद करनी है, ये वो पूछते हैं MCQs में. उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज बेसिकली मेड अप ऑफ थिक कोलेजनस फाइबर्स. ठीक है, थिक कोलेजनस फाइबर्स. और इसकी एग्जाम्पल्स अगेन इम्पॉर्टेंट, कहाँ, ये एक तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में प्रेजेंट होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स यानी वर्टिब्रा की डिस्क्स के दरमियान में, और कार्टिलेज ऑफ नी भी इज़ बेसिकली फाइब्रो कार्टिलेज. ये तो हो गई हमारी तीनों टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज एंड यूर विद मी. इसमें आपको समझ आ रहा है सारा. वैसे समझने का बायोलॉजी में मोस्टली इतना नहीं होता है, इट्स मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड, लेकिन आपने चीज़ों को ध्यान से अच्छे से समझना होता है और उन्हें याद रखना होता है. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन. जब हम पढ़ते हैं उसकी 2 डिविजन्स होती हैं. ठीक है, डिविजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ओके, लेट्स गिव अ हेडिंग with this pen. Divisions. ठीक है, divisions of skeleton. अब ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आपका स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, अब हम वो ह्यूमंस में जा रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं ह्यूमंस में. वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, या एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर. ठीक है, अपेंडिकुलर का मतलब है ये जो आपकी अपेंडिकुलर अपेंडेजेस होती हैं, यानी लेग्स, लिम्स और बाजू, हाथ, बेसिकली इन लेमन टर्म्स
ये होते हैं, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी के एक्सेस बनाते हैं, जैसे जिसमें आता है हमारे पास स्कल, ठीक है, वर्टिब्री एंड वर्टिब्रल कॉलम जो हो गया, और रिब्स, ठीक है, ये आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। और जो पेंडिकुलर स्केलेटन होता है इसमें आती हैं हमारी पेक्टोरल गर्डल, फिर आता है हमारे पास फोर लिम्स और पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्ब का पार्ट, एंड देन वी हैव आवर हाइंड लिम्स, अगेन लोअर लिम्ब। ये इन चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन को हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इंडिविजुअली जो एक्सियल स्केलेटन है वो उसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं। अब हमने बोन्स, और ये आपके MCQs में आ सकता है कि सबसे पहले स्कल जो है, स्कल ये बेसिकली बना हुआ है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ अ पेन, लेट्स मेक इट बिट ब्राइट येलो। स्कल में आता है आपकी जो खोपड़ी दिमाग है ना, हेड बोन्स, वो स्कल, उसमें जो सारी बोन्स होती हैं वो स्कल के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और टोटल इसमें होती हैं 29 बोन्स, तो आपने ये नंबर याद रखना है। 29 बोन्स होती हैं स्कल में, और स्कल फर्दर डिवाइडेड होता है आपकी 4 डिविजन्स में मज़ीद। स्कल की आगे डिविजन्स हैं क्रेनियल बोन्स, यानी कि ये जो हेड की बोन्स हैं डायरेक्टली वो आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास फेशियल बोन्स, मुंह की बोन्स जो होती हैं वो। फिर आपके होती हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, और एक होती है हायोइड बोन, ईयर ऑसिकल्स। देन वी हैव आवर हायोइड बोन, ये मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर होती है, ठीक है। ये इन 4 डिविजन्स में स्कल की फर्दर, और हम देखते हैं किस तरह हमारी 29 बोन्स कंप्लीट होती हैं। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, क्रेनियल बोन्स आर बेसिकली 8 इन नंबर, ठीक है। इनका नंबर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 8। फेशियल बोन्स आर 14 और ईयर ऑसिकल 6 होते हैं, 3 एक साइड पे 3 एक साइड पर। और हायोइड बोन, सॉरी, एक बोन होती है, ठीक है, ये एक होती है 1। तो ये कलेक्टिवली बनी 29 बोन्स। अच्छा, अब क्रेनियल बोन्स में इंडिविजुअली आपकी 2 पेयर्ड होती हैं और 4 अनपेयर्ड होती हैं। इसका मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगी बोन्स को याद करने का। इतनी सारी बोन्स होती हैं और बच्चों को ये मुश्किल होती है कि इनके नाम कैसे याद रखें। तो पहले तो हम देख लेते हैं 2 आर पेयर्ड है, यानी कि 4 हो गई। उसमें आती हैं हमारे पास पैराइटल एंड टेम्पोरल, पैराइटल और टेम्पोरल। उसके बाद 4 आर अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, जिसमें आती है आपके पास फ्रंटल। देन वी हैव ऑक्सीपिटल, सिपिटल, फिर आती है स्मॉइड एंड देन स्फीनॉइड। डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ, मैं आपको निमोनिक दूंगी जिससे आपको आराम से याद हो जाएगा। निमोनिक है हमारा इसका बेसिकली PT फोस, ठीक है, PT फोस, ये आपने टर्म याद रखनी है, इससे आपको याद रहेगा। P इज़ फॉर पैराइटल, ठीक है, P इज़ फॉर पैराइटल, T इज़ फॉर टेम्पोरल, F इज़ फॉर फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड एंड स्फीनॉइड। PT फोस, ये याद रखें, मेरे साथ याद करें, रिपीट करें, PT फोस एंड P इज़ फॉर पैराइटल, T इज़ फॉर टेम्पोरल, फिर F इज़ फॉर फ्रंटल, O ऑक्सीपिटल, E एथमोइड एंड S स्फीनॉइड। ये आपकी बोन्स याद हो गई, क्रेनियल बोन्स, इसमें पहली 2 पेयर्ड हैं और अगली 4 अनपेयर्ड। इसी तरह फेशियल बोन्स को भी हम 1 बाय 1 करेंगे और इसका भी मैं आपको निमोनिक दूंगी। फेशियल बोन्स में जो हमारी 6 पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड हुई यानी 12 हो गई, और 2 अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। अब जो पहले हम देख लेते हैं अपनी पेयर्ड, 6 जो हैं पेयर्ड, उनमें कौन कौन सी आती है। पेयर्ड में आती है आपके पास लेक्रिमल, फिर आपके पास आती है जाइगोमेटिक, देन यू हैव नेज़ल बोन्स,
देन यू हैव इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, नेज़ल कॉन्का, फिर है मैक्सिला एंड पैलेटाइन फाइनली। और जो दो अनपेयर्ड हैं उनमें आती हैं हमारी दो मैंडिबल एंड वूमर। बस मैंडिबल, ये जो जॉ आपका जबड़े होते हैं ना, इनको मैंडिबल कहते हैं। एंड देन वी हैव वूमर। अब इसका निमोनिक ये है, इजी वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज शिटी बोन्स। आप कहोगे क्या बता दिया मैम, इतना लंबा हम कैसे याद रखें। बस आपने ये एक टर्म या एक सेंटेंस याद रखना है, माय माउथ पैलेट नेवर लाइक जिंगर इन विनेगर, इन विनेगर। ये लाइन याद रखो, यानी माय माउथ पैलेट नेवर लाइक जिंगर इन विनेगर। ठीक है, माय इज़ फॉर मैंडिबल, एम इज़ फॉर फिर मैक्सिला, माय माउथ मैंडिबल मैक्सिला पैलेटाइन एंड नेज़ल बोन्स, लाइक इज़ lacrimal, Z is zygomatic, I inferior nasal concha and V is woomer। अब इसमें जो पहली और आखिरी है ना, ये अनपेयर्ड है, यानी कि ये है मैंडिबल और ये है वूमर। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। और दरमियान वाली सारी हैं पेयर्ड। तो माई माउथ पैलेट, रिपीट आफ्टर मी, माई माउथ पैलेट नेवर लाइक्ड, ओके इंग्लिश भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। माई माउथ पैलेट नेवर लाइक्ड जिंगर इन विनेगर। यू नो वियर्ड टर्म, लेकिन आपको निमोनिक्स के थ्रू ही इस तरह की चीज़ें याद होती हैं। और जितना निमोनिक वियर्ड और फ़नी होगा उतना ही याद रहता है। तो माई माउथ पैलेट नेवर लाइक जिंगर इन विनेगर, माई इज़ मैंडिबल, एम इज़ फॉर मैक्सिला, पी फॉर पैलेटाइन, एन इज़ फॉर nasal bones, and L for lacrimal, Z zinger is for zygomatic, I inferior nasal concha, and finally vinegar is for woomer। उसके बाद आपके होते हैं earosicles, तो दोनों तरफ होते हैं। इसके नाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज। मेलियस, आई होप आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं डजेंट मैटर, इनकस। और फिर आती है फाइनली हमारी हायोइड बोन। और हायोइड बोन वो सिंगल बोन होती है जो कि बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट है, और ये किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं है। ये हमें कैसे पता चला, ये मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। ये देखो, ये अब इसमें आपकी ये जो बोन है ना, बेसिकली ये हायोइड बोन है। ठीक है, ये आपका मैंडिबल पड़ा हुआ था, ये जॉ है, यहाँ पे आपकी फेशियल बोन्स हैं, ये सारी जो हमने पढ़ी, ये ईयरोसिकल्स हैं, और फिर ऊपर वो जो क्रेनियम में है वो आपकी स्कल की बोन्स हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक आपका ये जो हेड एंड नेक वाला रीजन है, आपका स्कल जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है, उसमें ये एक हायोइड बोन भी आती है। ठीक है, अब ये पिक्चर से आपको हमेशा याद रहेगा की सारी बोन्स। उसके बाद ये तो था एक्सियल स्केलेटन में स्कल। इसके बाद नेक्स्ट इसकी डिवीज़न होती है वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्टेब्रल कॉलम। उसमें क्या क्या होती हैं वर्टेब्रल कॉलम। बेसिकली ये बना हुआ होता है 33 वर्टेब्रा से। ठीक है, 33 वर्टेब्रा से वर्टेब्रा। ठीक है, और उसमें हमारे पास 4 मज़ीद कर्वेचर्स होते हैं और डिवाइडेड होते हैं 5 ग्रुप्स में। जो वर्टेब्रा हैं वो दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अगेन पहला हमारा होता है सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्री। देन वी हैव थोरेसिक, सर्वाइकल ये हेड वाले नेक के रीजन में आता है। थोरेसिक ये जो आपका सारा थोरेसिक कैविटी है, रिब्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे थोरेसिक वर्टेब्रा आता है। उसके बाद होता है लंबर वर्टेब्रा, लंबर। फिर आता है हमारा सेक्रल, एंड फाइनली वी हैव कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल। अब इनकी नंबर्स होते हैं। ठीक है, हर वर्टेब्रा में इंडिविजुअली वो बना हुआ होता है कितने वर्टेब्रा से। जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है वो बेसिकली बना है 7 से,
थोरेसिक होते हैं 12, जैसे रिब्स 12, इसी तरह थोरेसिक वर्टिब्रा भी 12। लंबर होते हैं, लंबर आर बेसिकली हाउ मैनी इन नंबर? लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5 और सेक्रल होते हैं देन अगेन 5 और कॉक्सीजियल 4। तो आप इस तरह याद रखें 7 12 5 5 4। सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, फिर 12, फिर अगेन 5 5 4। लंबर आर 5, सेक्रल 5, कॉक्सीजियल आखिरी वाला सबसे छोटा 4। तो ये हो गए हमारे वर्टिब्रा। और तीसरी जो फाइनल इसमें चीज़ है वो है रिब केज, ठीक है, यानी हमारे रिब्स। रिब्स होते हैं 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और टोटल कितने हुए? 24। अब इसमें भी 3 तरह की डिविजन्स होती हैं रिब्स में। एक होते हैं हमारे ट्रू रिब्स, फिर आते हैं फॉल्स रिब्स, फिर फाइनली फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग। अब ये क्या है भाई? हमने कहा 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, इसमें से जो पहले 7 रिब्स हैं ना 1 से 7 तक वो ट्रू रिब्स होते हैं। अब ट्रू रिब्स का क्या मतलब है? यानी कि ट्रू रिब्स वो रिब्स होते हैं जो स्टर्नम, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। जैसे ये हमारे रिब्स हैं दोनों तरफ, ठीक है, इनके दरमियान में ना एक बोन जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम, ये होती है, ठीक है, ऐसे। ये जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करते हैं ना, जॉइंट बनाते हैं, उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जो पहले 7 रिब्स हैं ना ये हुए ट्रू रिब्स। उसके बाद जो वेट अ मिनट, कुछ रिब्स होते हैं जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, उनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। वो कौन से हैं? 8 9 10। अब वो किसके थ्रू अटैच होंगे? अब हमने कहा बोन और 2 बोन्स के दरमियान में कार्टिलेजेस भी होते हैं। तो ये जो 8 9 और 10 होते हैं ना, बेसिकली ये कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज होता है, कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज, इसके साथ पहले अटैच होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये फिर कार्टिलेज जो होता है ये अटैच होता है इस स्टर्नम के साथ। तो इसलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं 8 9 10, क्योंकि डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करते स्टर्नम के साथ, इंस्टेड दे बेसिकली अटैच टू द स्टर्नम बाय मींस ऑफ कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज। और फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स होते हैं यानी 11 और 12, 11 एंड 12, जो आर्टिकुलेट करते ही नहीं हैं, यानी स्टर्नम के साथ करते नहीं, फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे ही बस एंड पे पड़े हुए होते हैं, उन्होंने स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होना होता। तो ये हो गया हमारे तीनों रिब्स की टाइप्स। इनके नंबर्स याद रखना और इनकी डेफिनेशन की, कौन से जो ट्रू रिब्स हैं मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, डायरेक्टली टू स्टर्नम अटैच करते हैं, और फिर थ्रू कॉमन अटैच टू स्टर्नम बाय मींस ऑफ बाय कॉमन कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और ये डू नॉट अटैच, डू नॉट अटैच। तो ये हो गए तीनों टाइप्स ऑफ रिब्स। और नेक्स्ट इस तरह हमने एक एक्सियल स्केलेटन में पढ़ लिया स्कल और हमारे वर्टिब्रल कॉलम एंड देन रिब्स। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ मूव करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपको बताया आपके क्या क्या आते हैं। आपके 4 लिम्स आते हैं, आपके ये जो अपेंडेजेस सारे होते हैं ना, ये अपेंडिकुलर एज द वर्ड इंडिकेट्स वो बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिक्टोरल गर्डल। अब पिक्टोरल गर्डल क्या होता है? जो आपका शोल्डर जॉइंट वाला रीजन है ना सारा, पिक्टोरल गर्डल, अपने शोल्डर पे हाथ रखो और ये जो मूवमेंट करता है ना सारा, इसमें जो बोन्स आती हैं वो पिक्टोरल गर्डल होती हैं। अभी किस किस से एक पिक्टोरल गर्डल में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, कौन कौन सी बोन्स आती हैं? बेसिकली हमारे पास पेयर ऑफ क्लैविकल्स, ठीक है, ये जो आपकी ब्यूटी बोन है, फिर स्कैपुला
और जिन्हें शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं ये आते हैं। और पेक्टोरल गर्डल इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली क्लैविकल्स एंड स्कैपुला, ठीक है। क्लैविकल जो है स्कैपुला के साथ भी आर्टिकुलेट करता है और आगे से वो स्टर्नम के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। ये तो हो गया पेक्टोरल गर्डल। उसके बाद जाते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है 4 लिम्स, ठीक है। 4 लिम्स यानी अपर लिम जो है आपका ये सारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और आगे जो सारी बोन्स है ना इसमें आती हैं ह्यूमरस, ठीक है। उसके नीचे आती है रेडियस, उसके साथ होती है अल्ना, ये दोनों आर्टिकुलेट करती हैं ह्यूमरस के साथ। उसके बाद आपकी जो रिस्ट बोन्स होती हैं ना इनको हम कहते हैं कार्पल्स। कार्पल्स ये कौन सी हैं? रिस्ट बोन। ये 8 इन नंबर होती हैं, पेयर्स में 4-4 के कॉलम में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ये आपका हाथ है ना अगर, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, रिस्ट बोन्स। ये जो रिस्ट होती है वो कार्पल्स होती हैं। और यहाँ पे 5 मेटा, ये 5 आपकी उंगलियां हैं ना, तो उन्हीं के आगे 5 मेटा कार्पल्स होती हैं, मेटा कार्पल्स। और फिर एंड में जो फिंगर्स में होती हैं आपकी बोन्स इनको हम कहते हैं फिलेंजीज। यहाँ पे जो बोन्स होंगी और फिलेंजीज, हर फिंगर में 3 फिलेंजीज होती हैं एक्सेप्ट योर थंब, क्योंकि छोटू सा होता है तो इसमें 2 ही फिलेंजीज होती हैं, फिलेंजीज। तो मेरी गंदी सी डायग्राम का कोई मजाक ना उड़ाए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। ये हो गया आपका 4 लिम्स। और फिर आते हैं हम पेल्विक गर्डल पे। पेल्विक आपके पेल्विस से जैसे आया है, पेल्विक गर्डल में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? पेल्विक गर्डल आपका बनता है ये जो सारी कॉक्सा होता है ना, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये तीनों मिलके बनाती हैं आपकी पेल्विक गर्डल और पेल्विक बोन। और ये 2 हाफ्स होते हैं, इस तरह करके कुछ होता है, ठीक है। ऐसे 2D व्यू में मैं गंदा सा बता रही हूँ। और ये दरमियान में प्यूबिक सिम्फिसिस के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपका पेल्विक गर्डल हो गया। और फिर फाइनली यू हैव योर लोअर लिम या फिर हाइंड लिम्स, जिसमें आती हैं हमारे पास लिम्स, ये फीमर, ठीक है, आपकी टिबिया जिसको शिन बोन भी कहते हैं। शिन बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ब्राइट होती है। और फिर फिबुला, ये पतली सी बोन होती है। फिर यू हैव योर, जिस तरह यहाँ पे कार्पल्स थे उसी तरह यहाँ पे टार्सल्स हैं, ये आपका एंकल जॉइंट बनाते हैं। कार्पल्स आपका रिस्ट जॉइंट बनाते थे। इसी तरह मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड देन यू हैव फिलेंजीज, उसी तरह 3 इन ईच फिंगर एक्सेप्ट बिग टो जिसमें सिर्फ 2 होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है ये कि कार्पल्स वर 8 इन नंबर बट टार्सल्स आर 7 इन नंबर, ठीक है। ये होगा आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स में हम जब जाते हैं तो जॉइंट्स बेसिकली क्या है, ठीक है। जॉइंट्स जोड़ को कहते हैं, यानी 2 बोन्स के दरमियान जहाँ आर्टिकुलेशन हो रही है ना उस पार्ट को, उस आर्टिकुलेशन को हम जॉइंट्स कहते हैं। सो वे जॉइंट्स इज़ बेसिकली, अगर लेमन टर्म्स में मैं आपको इजी टर्म्स में बताऊं, इज़ बेसिकली वेयर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बोन्स मीट, ठीक है। ओके, हम कलर कुछ और कर लेते हैं। आई थिंक इट्स गेटिंग क्वाइट बोरिंग विद रेड एंड ब्लैक ओनली। जॉइंट्स इज़ बेसिकली वेयर 2 और वेयर बोन्स मीट, ठीक है, नॉट वेयर कपल्स मीट, वेयर बोन्स मीट। इट्स नॉट योर कॉलेज लाइब्रेरी, इट्स योर जोड़। ओके, बैड जोक्स एंड डैड जोक्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम कहते हैं आर्थरोलॉजी। और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं? आर्थरोलॉजी इज़ बेसिकली आर्थरोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब हम जॉइंट्स की टाइप्स देख लेते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारे मूवेबल, ठीक है, कुछ होते हैं कम्प्लीटली मूवेबल, कुछ होते हैं इनकम्प्लीटली इमूवेबल। जो बिल्कुल ही एक होते हैं सबसे पहले इमूवेबल, ठीक है, यानी मूव कर ही नहीं सकते। फिर आते हैं स्लाइटली मूवेबल, ठीक है,
हल्की फुल्की मूवमेंट जहाँ हो, वो होते हैं स्लाइटली मूवेबल। फिर होते हैं कम्प्लीटली या फ्रीली मूवेबल। अब जो आपके इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें कौन से आ जाते हैं आपके पास? दीज आर बेसिकली फाइब्रस जॉइंट्स से बनते हैं ये वो वाले जॉइंट्स होते हैं। और स्लाइटली मूवमेंट जहाँ पर हो वो बनते हैं, वो होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। और जो फ्रीली मूवेबल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। इमूवेबल आर फाइब्रस, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जो हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और फ्रीली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, कार्टिलेजिनियस एंड देन यू हैव साइनोवियल। उसके बाद फाइब्रस हम इंडिविजुअली एक एक जॉइंट को अब पढ़ते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो ना, हमने कहा कम्प्लीटली इमूवेबल हैं। तो इनमें एक तो ये कि ये डायरेक्टली एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उन दोनों के दरमियान में कोई जॉइंट कैविटी नहीं होगा, कोई कार्टिलेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट बोन्स विद ईच अदर, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैव एनी जॉइंट कैविटी प्रेजेंट, डू नॉट हैव एनी जॉइंट कैविटी, यानी कि दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ जब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी, दरमियान में कोई कैविटी नहीं होगी, तो इसलिए फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स। मूव करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है उनके पास। फाइब्रस जॉइंट्स में एग्जांपल्स, अब ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। शाफ्ट रीजन्स ऑफ जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, उनके जो शाफ्ट होते हैं, एज इन ये आपका जो टिबिया और फिबुला है, ठीक है, ये आपका फिबुला है। इन दोनों के दरमियान ये जो इनकी शैफ्ट है, एक तो ये इनके एंड्स होते हैं, एंड्स नहीं, इनकी शैफ्ट, इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है ना, वो जो जॉइंट टाइप है वो फाइब्रस जॉइंट की टाइप है। तो ये हुआ शैफ्ट, ठीक है, शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में। फिर आते हैं सूचर्स। अब सूचर्स क्या होते हैं? जो आपकी स्कल की बोन्स मैंने बताई ना, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, पीटी फूस जो था, ये बोन्स एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड होती हैं, इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है ना, उसे सूचर कहते हैं। और वो बिल्कुल कम्प्लीटली इमूवेबल होता है और वहाँ पे कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती। और तीसरी आपके पास है ये जो आपके टूथ होता है ना, टूथ, और वो अपनी नीचे सॉकेट के अंदर फिक्स होता है, वो जॉइंट, उन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट है वो भी फाइब्रस जॉइंट है। तो रूट ऑफ टूथ एंड सॉकेट इन मैग्जिला, यानी ऊपर है तो मैग्जिला में, नीचे वाली बोन्स का सॉकेट है तो मैंडिबल हुआ, तो उनके दरमियान में भी जो जॉइंट्स है वो आर फाइब्रस। इसका नमूनिक क्या है, आप इजी तरीके से SSR याद रखो, SSR, S इज़ बेसिकली शाफ्ट, S ये शाफ्ट हुआ, S फॉर सूचर्स, R फॉर रूट। आपको रूट आएगा दिमाग में, आपको याद आ जाएगा रूट ऑफ टूथ, ठीक है। SSR, रिमेंबर दिस की टर्म। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट हमने कहा स्लाइटली मूवेबल होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल हुए कुछ हद तक। अब इनके दरमियान में जो कार्टिलेज होता है, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट्स कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो इनके दरमियान में कौन सी कार्टिलेज की टाइप कौन सी है? हमने 3 टाइप्स पढ़ी है ना, हाइलीन पढ़ी है, फाइब्रो पढ़ी है, इलास्टिक पढ़ी है। तो इनमें मोस्टली या तो हाइलीन होगा या फाइब्रो भी हो सकता है, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज, ये इन जॉइंट्स के दरमियान में होता है। और फिर कार्टिलेजन जॉइंट या तो स्लाइट मूवमेंट करेंगे या नो मूवमेंट करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, इनकी एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस, जो हमने रिब्स के नहीं पढ़े अभी, फॉल्स रिब्स आर्टिकुलेट करते हैं स्टर्नम के साथ थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, वो वाला कॉस्टल कार्टिलेज इज़ बेसिकली एक कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो
कॉस्टल कार्टिलेज, फिर प्यूबिक सिम्फिसिस, ये जो अभी मैंने आपको हिप बोन के दरमियान में या आपके इलियम इस्कियम जो था उसके दरमियान में दो जो हिप बोन्स हैं एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, जिसके साथ वो उसको प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं, और वो भी एक कार्टिलेजिनस जॉइंट की टाइप है। सिम्फिसिस। और तीसरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो 3 एग्जांपल्स यहाँ पे हमने, इसका आप याद रख लो PIC, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी होता है ना, तो ये PIC, P इज़ फॉर प्यूबिक सिम्फिसिस, I इज़ फॉर इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड C इज़ फॉर कार्टिलेज। जब आप इस तरह के निमोनिक से याद रखते हो ना, आपको एग्जांपल्स याद रखती हैं और पेपर में आप कंफ्यूज भी नहीं होते। आपने अब याद रखना है SSR वॉज फॉर फाइब्रस जॉइंट्स, PIC इज़ फॉर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मज़ीद क्लासीफाई होने वाली हमारी टाइप है साइनोवियल जॉइंट्स, बिकॉज फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। उसके बाद आपके पास हिंज जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जो नी और एल्बो पे होते हैं हिंज जॉइंट्स, ये सब ये इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। इसकी ना फेडरल की बुक में साइनोवियल जॉइंट्स की बहुत अच्छी मज़ीद क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है। मैं आपको यहाँ पे ना ओवरव्यू उसका दे देती हूँ, और आपको ताकि पता हो, एटलीस्ट आप फेमिलियर हों वर्ड्स के साथ और नेम्स के साथ और उनकी एग्जांपल्स के साथ। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी टाइप्स में क्या क्या आता है। लेट्स जस्ट मूव इट हेयर अ बिट। साइनोवियल जॉइंट्स में सबसे पहले हमारे पास है हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट। फिर आता है आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। फिर यू हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर यू हैव ellipsoidal joint, then you have pivot joint, finally saddle joint, ठीक है, saddle joint। अब इनकी एक एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि अगर लेट से आपके एग्ज़ाम में आ जाए, जो हिंज जॉइंट है वो एल्बो और जो नी जॉइंट होता है वहाँ पे हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। ये जो आपके एल्बो में यानी ह्यूमरस और ये रेडियस और अल्ना जो आर्टिकुलेट करते हैं ना, दिस इज़ बेसिकली और हिंज जॉइंट, ठीक है। गंदी सी डायग्राम थी, आई होप आपको समझ आ गई हो। फिर हिप और जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं ना, हिप और शोल्डर, वो होती हैं बॉल एंड सॉकेट, हिप एंड शोल्डर। हिंज जॉइंट आपकी बेसिकली 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट कराता है। अपने एल्बो को या नी को अगर आप मूव करो, एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहा है, दूसरा मीडियल लैटरल रोटेशन कराता है। बॉल एंड सॉकेट वो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट की टाइप, जिसमें ये तीनों प्लेन्स में मूवमेंट करा रहा है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करता है, मीडियल लैटरल रोटेशन भी करता है, और फिर कंप्लीट ये जो 360 डिग्री रोटेशन होती है, सर्कमडक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी कर सकता है ये बॉल एंड सॉकेट। और ग्लाइडिंग जॉइंट में आ जाते हैं, ये जो जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा होते हैं ना, वो ग्लाइडिंग होते हैं, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री। उसके बाद एलिप्सॉइडल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन स्कल और वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है ना, बिटवीन दैट इज़ स्कल एंड वर्टिब्री। फिर आता है पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एक्सिस क्या है? एटलस एंड एक्सिस आपके वो पहले 2 वर्टिब्रा होते हैं उसकी सर्वाइकल, ठीक है। सैडल जॉइंट, जॉइंट्स बिटवीन कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थम, यानी जो थम के कार्पल और मेटाकार्पल बोन है, इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, वहाँ पे उस दोनों के दरमियान जो जॉइंट बनता है, CPC जिसे कहते हैं, वो सैडल जॉइंट की टाइप है, बिटवीन कार्पो
कार्पल, ठीक है, इसको हम CPCB कहते हैं इन शॉर्ट टर्म्स ऑफ सम। ये हमने ऊपर से एक ओवरव्यू ले लिया अपने साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप का। हम हमेशा पढ़ते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। कैसे ऑल डायरेक्शंस, आपने एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया कि ये वाले इनकी मूवमेंट कितनी फ्लेक्सिबल होती है और कितनी डिफरेंट प्लेन्स में ये साइनोवियल जॉइंट्स आपकी मूवमेंट करा सकते हैं। अब जॉइंट्स के ना कुछ डिजीज़ एक मेंशन्ड है आपकी बुक में, आर्थराइटिस, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस, ये जो TIS से कोई भी टर्म एंड होती है, इट बेसिकली मीन्स इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आर्थ इज़ रिलेटेड टू योर जॉइंट्स एंड टिस इज़ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं हम आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब ये होती डिफरेंट वजहों की वजह से हो सकती है। अगर तो ये बहुत एक्यूट है, यानी किसी बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हुई है और वो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाए, तो वो एक्यूट फॉर्म होती है। लेकिन अगर क्रॉनिक फॉर्म है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटाइड और गॉइटी आर्थराइटिस आते हैं, जो बहुत सिवियर फॉर्म होती है, इसमें होता क्या, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है और ये डीजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी जॉइंट्स जो हैं इवेंचुअली डैमेज इतने होते हैं कि उनकी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग होती है जॉइंट के इर्द गिर्द, और चलने में और जॉइंट को मूव करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, और रेडनेस हो जाती है स्किन में, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि उस एरिया में जो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक तो वो बहुत गर्म होता है, वहाँ पे रेडनेस होती है और मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसकी टाइप्स हैं जॉइंट्स की ना, हम टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स में आपके पास 3 मेन टाइप्स हैं। एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, देन यू हैव योर रिमेटाइड आर्थराइटिस, रिमेटाइड आर्थराइटिस, देन वी हैव गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होता है, ठीक है, यानी विद टाइम ये इंक्रीज़ करता है। रिमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून होता है, ठीक है, और गाउटी आर्थराइटिस ये होता है आपके एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से। तो वी कैन से इट्स ए प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और फिर वो बढ़ती जाती है और इवेंचुअली डीजेनरेट कर देता है, आपके डिसइंटीग्रेट कर देता है जॉइंट को, ठीक है। मोस्टली हिप्स को और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप। उसके बाद जो रिमेटाइड आर्थराइटिस है, एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी कि आपकी अपनी बॉडी ही कुछ ऐसे सेल्स बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो कि जाके ना डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से वहाँ अब ऑब्वियसली अगर एक रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी। इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से एक तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, और उसकी वजह से ये मोस्टली होती है हैंड में और रिस्ट जॉइंट्स में, ठीक है। फॉल्टी इम्यून सिस्टम की वजह से रिमेटाइड आर्थराइटिस होता है, और ये जॉइंट डिसलोकेशन भी कॉज कर सकती है, ठीक है, कैन कॉज जॉइंट डिसलोकेशन। और फाइनली गाउटी आर्थराइटिस, गाउट एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे ना हाई यूरिक एसिड, ये इन दोनों से देखो फ़र्क है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है बॉडी में, ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड है ब्लड में अब ज़्यादा हो गया है, तो अब इस ब्लड से तो हमें इसे निकालना है, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, ये जाके डिपॉजिट होने लग जाता है आपकी जॉइंट्स में, ठीक है। जब जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाता है तो नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाता है, तो इसकी वजह से बहुत दर्द होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये मोस्टली इफ़ेक्ट करता है बिग टो को, ठीक है, जॉइंट ऑफ बिग टो, ये जो आपका अंगूठा होता है पाँव का, जॉइंट ऑफ बिग टो, ठीक है।
और यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही है। यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन कोई भी मेटाबॉलिज्म का मसला है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी यूरिक एसिड को निकाल नहीं पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, किसी एंजाइम का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन आपने याद रखनी है। गाउटी आर्थराइटिस जहाँ आप देखें, आपने देखना है यूरिक एसिड बढ़ गया ब्लड में, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट्स में, एंड स्पेसिफिकली द जॉइंट ऑफ बिग टो। दिस हाउ आवर जॉइंट्स कम टू एन एंड। और फाइनली हमारे पास रह जाता है, हमने क्या क्या कवर कर लिया है हम देख लेते हैं एक बार ऊपर जाके। हमने अपनी बोन्स कर ली, हमने कार्टिलेजेस भी कर लिए, हमने जॉइंट्स भी कर लिए, फाइनली वी आर लेफ्ट विद मसल्स, और फिर टेंडन्स और लिगामेंट्स का एक डिफ्रेंशिएशन देखेंगे हम। ओके, सो मसल्स पे आते हैं। मसल्स सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ना जिसमें आपने थोड़ा सा कुछ समझना है वो मसल्स है, बाकी मोस्टली तो थियोरेटिकल ही था। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स ये जो आपके ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और आप अपने स्केलेटन को मूव कर पाते हो ना, बोन्स को मसल्स की वजह से ही मूव कर पाते हो। अब मसल्स की हम टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह के मसल्स होते हैं, हमें सबको पता है, फेमसली स्मूथ, देन वी हैव कार्डियक, एंड देन वी हैव आवर स्केलेटल, जो हमने स्केलेटन में पढ़ने हैं। अब इसी तरह एक इनका डिफरेंशिएशन टेबल हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ये स्मूथ मसल, कार्डियक और स्केलेटल। जो स्मूथ मसल हैं न्यूरोजेनिक होते हैं, यानी अंडर आर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होते हैं। कार्डियक जो होते हैं मायोजेनिक होते हैं। स्केलेटल भी न्यूरोजेनिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होते हैं। ओके, मसल्स की अपीयरेंस सबसे पहले जो आपने याद रखना है, स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइप्ड, कार्डियक में स्ट्राइएशंस होती हैं बट इरेगुलर, और जो स्केलेटल हैं उसमें रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं। सेल शेप स्मूथ मसल की स्पेंडल शेप्ड होती है, कार्डियक में ब्रांचिंग होती है, और स्केलेटल मसल में स्पेंडल या सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्मूथ में जो होते हैं 1 पर सेल, यानी कि ये हुए मोनोन्यूक्लिएट, और जो कार्डियक हैं वो भी 1 पर सेल, एक सेल में एक ही होते हैं। उसके बाद स्केलेटल में मैनी पर सेल, ठीक है, मैनी पर सेल या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। अब स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ की स्लो होती है, कार्डियक की इंटरमीडिएट, और इसकी स्लो टू रैपिड होगी यहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्शन कौन कॉज करता है? इनमें स्मूथ में स्पॉन्टेनियस होगी, स्ट्रेच होगी नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स की वजह से, जबकि कार्डियक में स्पॉन्टेनियस होती है और स्केलेटल में नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और ये नर्वस सिस्टम की वजह से, ये गलत लिखा है। फंक्शन इनका क्या है? स्मूथ का कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, जैसे जो जीआईटी के सारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक जो है पंप्स ब्लड, और स्केलेटल सिस्टम मूव्स स्केलेटन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल स्मूथ में यूजुअली देर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, कार्डियक भी नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, और स्केलेटन सिस्टम इज़ अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। अब ये स्मूथ मसल में कोई फटीग नहीं होता, और कार्डियक मसल में हो सकता है, और स्केलेटल में भी कोई जो फटीग रेजिस्टेंट, सॉरी नॉट फटीग होना, यानी फटीग को रेजिस्ट करती हैं। क्या स्मूथ मसल करते हैं? नहीं, वो फटीग हो सकते हैं। कार्डियक मसल करते हैं, यस वो करते हैं, वो दे फटीग नहीं करते हैं। स्केलेटल मसल आर नॉट रेजिस्टेंट टू फटीग, ऑब्वियसली वी ऑल डू नो स्केलेटल मसल्स तो फटीग करते होते हैं। उसके बाद हमने इनकी टाइप्स देख ली। अब कार्डियक मसल्स जो हैं, सॉरी जो स्केलेटल, इनकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जो तीनों की एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स जो है ना, हमारे ये जो जीआईटी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स यहाँ होते हैं, ठीक है। मोस्टली कहाँ कहाँ? जीआईटी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में,
और फाइनली आपके ब्लड वेसल्स भी स्मूथ मसल से बने हुए हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल तो हमारे फेमस हार्ट में होते हैं। स्केलेटल मसल्स आपकी जो सारे मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ये सारे मसल्स आपके स्केलेटल मसल्स हैं। अब स्केलेटल मसल्स को ना हम ज़रा इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। इनका स्ट्रक्चर हमें स्केलेटल मसल बेसिकली पढ़ना है और उनके स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन पढ़ना है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे एंड फिर फाइनली हम वाइंड अप करेंगे अपना चैप्टर और अपना आज का टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले इसका ना बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो स्केलेटल मसल होते हैं ये किस से मिल के बने हुए हैं। हम स्केलेटल मसल, लेट मी जस्ट राइट इट आउट, स्केलेटल मसल। अब हर मसल का ना एक फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल के फंक्शनल यूनिट को हम मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है। मसल फाइबर इज़ दी फंक्शनल यूनिट, ये आपने याद रखना है MCQ पॉइंट, फंक्शनल यूनिट। सार्कोमेर इज़ नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। मसल फाइबर इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल के जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना उनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। और मसल फाइबर्स का जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है ना उसको बेसिकली सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर का भी जो आगे से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट हुआ। अब ये एक ना वो हम देख लेते हैं कि मसल जो हैं, स्केलेटल मसल्स बनते हैं हमारे, स्केलेटल मसल्स बनते हैं ढेर सारे मसल बंडल्स से, ठीक है। और ये जो मसल बंडल्स हैं ये बने हुए हैं हमारे मसल फाइबर्स यानी मसल सेल से, मसल फाइबर्स या सेल। और मसल फाइबर्स फिर आगे बनते हैं सार्कोमियर से या मायोफिब्रिल्स, जिनमें सार्कोमियर जिसे कहते हैं, सार्कोमियर। और सार्कोमियर फर्दर बना हुआ है मायोफिलामेंट्स से, ठीक है। मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये आपकी एक बेसिक ना ओवरव्यू है कि किससे क्या मिलके बना हुआ है। अब इनकी ना ज़रा कवरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ना लेट से ये हमारा एक बड़ा सा मसल है, ठीक है। ऐसे मैंने एक बना दिया है, गंदी सी डायग्राम है, प्लीज़ नोबडी जज माय डायग्राम। अब स्केलेटल मसल की जो कवरिंग होती है ना उसको, यानी कि ये बाहर से जो कवरिंग होगी ना इसको, लेट से ये कवरिंग मसल के बाहर की कवरिंग बिल्कुल बाहर वाली, इसको कहते होते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। ये है आपकी एपीमाइसियम, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो रैप करती है आपके स्केलेटल मसल को। उसके बाद ये एक स्केलेटल मसल का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना, कट करते हैं उसको ऊपर से, तो उसके अंदर ढेर सारे ना बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स यानी कि लेट से ये हमने कट किया, ऊपर से हम स्केलेटल मसल देख रहे हैं, ये बना हुआ है ढेर सारे बंडल से, ठीक है। ये इस तरह के ऐसे ये बंडल्स जो है ना इनको भी तो कोई कवर, यानी कि स्केलेटल मसल के बाहर एक कवरिंग थी, ये जो ग्रीन से मैंने बनाई वो एपीमाइसियम थी। अब ये जो इंडिविजुअल बंडल्स हैं ना इसको भी हम येलो से बना देते हैं, यानी इनकी कवरिंग, इसको कहते होते हैं। इन बंडल्स को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसको हम मसल फेसिकल्स कह रहे हैं इन बंडल्स को। और इन फेसिकल्स को सराउंड करता है पेरीमाइसियम, ठीक है। वेट अ मिनट, ये जो है ना ये यानी ये है पेरीमाइसियम, यानी कि ये आपके है मसल, पूरा का पूरा मसल बाहर से, ये इसको ये थी आपकी एपीमाइसियम, ठीक है। उसके अंदर आपके मसल बंडल्स थे जिनको हमने कहा मसल फेसिकल्स, ठीक है। इसको हमने कह दिया ये सारे हैं मसल फेसिकल्स, ठीक है, मसल फेसिकल्स। इन फेसिकल्स को कौन सराउंड कर रहा है? पेरीमाइसियम। मसल को कौन सराउंड कर रहा था? एपीमाइसियम। अब इन फेसिकल्स के अंदर ना छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है।
ये मसल फ़ाइबर भी मज़ीद आगे जो है ना, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे मसल फ़ाइबर हैं। ये मसल फ़ाइबर को अगर हम मज़ीद ज़ूम इन करके देखें ना, एक मसल फ़ाइबर के अंदर ढेर सारे, अब मसल फ़ाइबर एक है, ठीक है, इसको हमने ज़ूम इन किया, ये एक मसल फ़ाइबर है और इसके अंदर ढेर सारे हैं सार्कोमेयर, ठीक है, ये है हमारे पास सार्कोमेयर जो हमने कहा मसल फ़ाइबर का। अब आपको समझ आ रही है, मसल फ़ाइबर का जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो है सार्कोमेयर और मसल का है मसल फ़ाइबर। तो ये अंदर से हमने किसको देखा है, मसल फ़ाइबर। मसल फ़ाइबर को अब कौन सराउंड कर रहा है, यानी कि ये पूरी जो इसकी सराउंडिंग की लेयर है, ये क्या है, बाहर की थी एपीमाइसियम, फिर हो गई पेरीमाइसियम, ये होगी आपकी एंडोमाइसियम, ठीक है। यानी मसल फाइबर को किसने सराउंड किया, एंडोमाइसियम ने, और इसके अंदर फिर आपके होते हैं ये सार्कोमेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मसल को सराउंड करता है एपीमाइसियम, फिर मसल बना हुआ है मसल फेसिकल्स से, इसको सराउंड करता है पेरीमाइसियम, फिर मसल फेसिकल्स बने हुए हैं, ये मसल फेसिकल्स बेसिकली बंडल्स हैं, तो मसल फाइबर से इनको सराउंड करती है आपकी एंडोमाइसियम, ठीक हो गया। ये आपकी बेसिक मसल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम वो जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है ना फेमस सा, वो देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे कि उसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। मैंने यहाँ पे बना देती हूँ आपके लिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर। लेट्स यूज़ डार्क ब्लू फॉर, देखो हमारे वो थे एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट से, मायोफिलामेंट्स बेसिकली पहले मैं बता देती हूँ, जो मायोफिलामेंट्स है ना, मायोफिलामेंट्स इनमें आते हैं एक्टिन जो कि होते हैं थिन, और मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन का डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर और जो मायोसिन हैं वो 16 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। ये मिलके सार्कोमेयर बनाते हैं। अब सार्कोमेयर का हम एक देखते हैं कि ये और ये इसी तरह यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, दरमियान में रेड से इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये और ये, फिर इनके दरमियान में आती है हमारे पास जो एम लाइन है, उप्स बहुत ही गंदी करती है मैंने, ये दरमियान में एम लाइन, ठीक है। अब मैं इनको लेबल कर देती हूँ। ये आपका एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे है हमारी जी लाइन, ये जो इंटरसेक्ट करती है। अब एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमेयर, ठीक है। ये है हमारी जी लाइन, फिर ये है हमारे जो ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। ये वाला एरिया, ये इसको हम कहते होते हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ थिक मायोफिलामेंट्स हों, वो होता है ए बैंड, और जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट्स हों वो होता है आई बैंड, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस। मैं आपको ना डायग्राम में बताती हूँ। ओके, सो कमिंग बैक, ये जो आपका जहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये ए बैंड है,
दिस इज़ ए बैंड, ठीक है। और ये जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है और सिर्फ हमारे थिन मायोफिलामेंट्स हैं यानी एक्टिन है, वो होता है आई बैंड, ठीक है। ए बैंड, ए इज़ बेसिकली फॉर ए बैंड डार्क बैंड होता है, जहाँ पे ये जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये डार्क नज़र आता है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग हुई भी होती है। ए इज़ फॉर एन आइसोट्रोपिक, ए बैंड, आई बैंड, देन वी हैव आवर जी लाइन, और दरमियान में होता है एच जोन, ठीक है। ये वाला जो जोन होता है ना जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई भी, इसको हम कहते हैं एच जोन, ए बैंड का एरिया, और उसको इंटरसेक्ट करती है हमारी एम लाइन, ठीक है। तो ए बैंड इज़ फॉर एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ? इट इज़ बेसिकली पोलराइजिंग, यानी कि पोलराइज कर सकती है विजिबल लाइट को, पोलराइजिंग। और दूसरा आई इज़ आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक मींस नॉन पोलराइजिंग, यानी कि विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, पोलराइजिंग। अब जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? तो तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं। ये एक तो ये मैं आपको ना इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, कि ये रेड से पहले ड्रॉ करते हैं, ये और ये दरमियान में इनको इसको इंटरसेक्ट किया था हमारी एम लाइन ने, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि ये जो सारी ओवरलैपिंग है ना, ये सारे ये और यहाँ पे हमारी जो जी लाइन थी ये उसके करीब आ गई है ना, अब इधर आ गई। तो अब क्या हुआ है बेसिकली कि हमारा जो ये जी सार्कोमेयर था कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया, तो जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई हैं, ठीक है। दरमियान में जो ए बैंड है ना, ए बैंड का साइज़ पे उसका साइज़ उतना का उतना ही रहा है, यानी कि ए बैंड जहाँ ओवरलैपिंग भी थी और मायोसिन फिलामेंट भी थे, एक्टिन फिलामेंट भी थे, उसका साइज़ सेम रहेगा। जबकि जो आई बैंड है ना, ये देखो ये शॉर्टन हो गया इन कंपैरिजन टू दिस, ये इतना बड़ा था, ये देखो कितना बड़ा था, ये यहाँ पे छोटा हो गया। जबकि जो ए बैंड है ना वो उतने का उतना ही रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो ये वाला जो हमारा बैंड है ये मूव करके इधर आया है, इस बैंड के डिस्टेंस में, इसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? सबसे पहले आपका आई बैंड शॉर्टन्स, ये आपने याद रखना है फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं इस सारे टॉपिक में से। आई बैंड शॉर्टन होता है, डिस्टेंस बिटवीन जी डिस्क इज़ रिड्यूस, डिस्टेंस बिटवीन जी डिस्क रिड्यूस्ड, ठीक है। और फिर एच जोन, ये जो दरमियान में आपका एच जो था ना, ब्राइटर जोन, ये वाले एरिया को जहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, ये देखो यहाँ पे इट डिसअपीयर्स, एच मीन्स हेले बेसिकली मीन्स ब्राइट, तो वहाँ पे पहले ओवरलैपिंग नहीं थी तो वो एरिया लाइट होता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वो भी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे एच जोन ख़त्म हो गया, एच जोन डिसअपीयर्स। और फिर आपका जो ए बैंड्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़, ए बैंड मूव क्लोज़र टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के करीब आते हैं, बट डू नॉट चेंज इन लेंथ, डू नॉट चेंज इन लेंथ, ठीक है, ये याद रखना है, डू नॉट चेंज इन लेंथ बट मूव क्लोज़र। आई बैंड है जो शॉर्ट होता है। अब